कार्तिक जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कार्तिक जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। कार्तिक जी को जय श्री राम। सर 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 यहाँ सर 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 थैंक यू नमस्कार जी लो लो बोलो दियो ना आओ 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 पीछे पीछे क्यों हो रहे हो यहाँ सर यहाँ प्रधान जी यहाँ यहाँ एक मिनट थैंक यू सर कार्तिक जी को जय श्री राम। बढ़िया सर चलो चलो जिंदाबाद। कार्तिक संदास जिंदाबाद। रणवीर सरपंच जी स्वागत करेंगे, वो भी तैयार रहे दिलों वाले से। श्री सिलेंडर सरपंच महोदय जी। मैं मंच के गरिमाई को बनाने के लिए निवेदन करूंगा कि मंच पर नियमानुसार ही इन मान्य लोग हैं, सभी हमारे लिए आदरणीय वंदनीय हैं। जो नीचे कुर्सियों पर बैठे हैं ये भी अत्यधिक वंदनीय हमारे लिए, आप भी हमारे लिए पूजनीय है, क्योंकि वृक्ष की जो जड़ होती है वही वृक्ष को परिपूरित करती है। आदरणीय कार्तिक शर्मा ही मंच पर पहुंचे। हमारे जो शहीद भगत सिंह जी हैं यहाँ सर मंच पर आपसे निवेदन है, कार्तिक सर यहाँ आपसे विनम्र निवेदन है, मंच की गरिमा को बनाए रखें, मंच पर अधिक भीड़ न करें। थैंक यू सर केवल गणमान्य लोग ही पहुंचे, आप सभी हमारे लिए आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, पूजनीय आप सभी हमारे लिए। और क्या कर दिया है ये स्वागत है कार्तिकेय, हम करते हैं सम्मान और दिन दिन कला कार्तिक शर्मा करते हैं सम्मान, करते हैं सम्मान, दिन कला सोई हो भगवान। जिसका भी जो भी काम विषय में एक एक आदमी से मिलके जाऊंगा, कार्यक्रम प्रक्रिया के साथ चले। सबसे कोई जल्दी नहीं है, मैं चंडीगढ़ से आपसे मिलने ही आया हूँ, ठीक है ना, सबसे मिलके जाओ। भगवान राम करे तुम झुक झुक जियो, राम करे तुम झुक झुक जियो, गुरु हरि स्वरूप की पार लगा दे, नाव वेद प्रकाश तेरी, फिर देश धर्म में जीत रहेगा।
को पगड़ी से सम्मानित कर रहे हैं हमारे गांव के सरपंच महोदय जी और गणमान्य लोग। ये पगड़ी हमारे गांव की तरफ से आपको सम्मान अंकल जी ये सम्मान का प्रतीक है थैंक यू। जो आपके सिर पर ये ताज। आपका यहाँ पर पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच महोदय जी। और मैं समय इसके बाद श्री प्रमोद जी को श्री प्रमोद जी कौशिक जी को भी सम्मानित करेंगे हमारे भाई। ठीक है सर। अपना आशीर्वाद दे करके यथास्थान पहुंचे जहाँ से आप आए वहाँ पर बैठे। आपसे निवेदन ताकि मंच की भी गरिमा बनी रहे, अनुशासन हो, बच्चा जान के आंख में दिखाना रहे। ये श्री राधे श्याम शर्मा जी का प्रयास जो आज आए और प्रधान श्री परशुराम शास्त्री जी जो यहाँ सर यहाँ श्री गालब जी लक्ष्मी चंद्र गर्ग और सुरेंद्रबाद जी पटका से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कार्तिक राज्यसभा सांसद जी नेहरू तरफ से किया जा रहा है। और मैं अपने पिताजी के साथ आज के मुख्य अतिथि कार्तिक शर्मा जी को राज्यसभा सांसद को पगड़ी पहना कर सम्मान करे हमारे चाचा से चाचा जी जी और जसलेर जी श्री राम अरविंद ये जिन्होंने सम्मान कर लिया है उनसे निवेदन कर पा वो मंच से नीचे उतर करके यथास्थान जो आपकी कुर्सी है वहाँ पर बैठिए। मंच की गरिमा को बनाए रखिए, मंच पर ज्यादा भीड़ न कीजिए। मैं दक्ष प्रजापति कार्तिक शर्मा जी से आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है इसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। मैं स्वागत के लिए वक्ता के रूप में सादर आमंत्रित करता हूँ श्री सियाराम शास्त्री जी। श्री सियाराम पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विनोद शर्मा जी के सपूत आदरणीय राज्यसभा सांसद हमारे पंचकुला के हमारे अक्षत्र के साथ रोहतास भाई जुलाना से और आपके ही अक्षत्र संयोग से ये गौशाला के अंदर हम एससी समाज में के आरक्षण में वर्गीकरण है, बीसी समाज के आरक्षण में भी वर्गीकरण है। जो ईडब्ल्यूएस में जो आरक्षण मिला हुआ है इसमें भी हम वर्गीकरण चाहते हैं। ये कोई नई डिमांड नहीं है। एससी में हो या बीसी में हो या तो हमारा करने में क्या दिक्कत है सरकार ने। दूसरी बात नहीं मांग नहीं है। दूसरी बात वर्गीकरण करने में सरकार ने अलग से बजट भी देना, क्योंकि हम तो आरक्षण मांगा। तीसरी बात कानूनी अड़चन नहीं है। अब पूरे प्रदेश में 59% आरक्षण है। वर्गीकरण के बाद 59% ही रहना है, क्योंकि हम तो आरक्षण मांग रहे हैं। इसलिए सारे समाज की ओर से हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना है कि यो ईवीपी जी का पौधा आपके द्वारा लगाया हुआ है और वर्गीकरण की बात आप ही कर सकते हो और किसी के बस की बात नहीं है। इसको कभी करते हो आप श्री लेके करते हो, आपकी बहुत मेहरबानी है। वरना ना तो जमीन है ना नौकरी है। बगैर जमीन के नौकरी के कौन बच्चों की शादी करेगा? शादी नहीं होगी तो प्रजनन रुक गया तो संख्या घटेगी। दो तरह का नुकसान लाया गया है। इस नुकसान की भरपाई आप लोग भी कर सकते हो, आपका बस का काम है। इतना कह के मैं भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की, भगवान परशुराम जी की। मंच पर विराजमान इस कार्यक्रम के संयोजक पंडित राधेश्याम जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री सोनू जी, श्री शैलेंद्र सरपंच जी, हीरू सरपंच दिल्लूवेड़ा से जी, मुकेश जी कालवा से, जसबीर भाग्य मिला। जब मैं मंच पे बैठा था तो मुझे इस बात की जानकारी भी मिली कि इस गांव से पुराना नाता है। बाबूजी पंडित विनोद शर्मा जी भी आपके बीच में आ चुके हैं और इसी तरीके से आपने उनका भी स्वागत किया था।
इसी तरीके से बड़े हर्ष और उल्लास के साथ। तो एक पुराना नाता है गांव के साथ, नया नाता नहीं है। आज के कार्यक्रम का जो मुख्य उपलक्ष्य है वो व्यवस्था के लिए अपनी जान में निछावर करने का काम किया, उनको याद करना। हाल ही में जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें एक बहुत नौजवान बच्चा दिनेश शर्मा पलवल का रहने वाला मोहम्मदपुर का, वो भी शहीद हुआ। मैं अभी 3-4 दिन पहले उसके परिवार से मिला था, मैं उसके घर भी गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई एक व्यक्ति शहीद होता है तो सिर्फ सरकार का दायित्व नहीं बनता है, समाज का भी दायित्व बनता है, हम सबका दायित्व बनता है कि हम उनकी चिंता करें, उनके लिए संवेदनशील होएं, उनके लिए हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वह करें। क्योंकि जब जिसका परिवार का कोई बच्चा जाता है, शहीद होता है, तो उसका दुख उनको समझ में आता है। हमें भी उनको अपना परिवार समझते हुए उनके लिए उसी तरीके से, उसी संवेदनशीलता से प्रत्येक व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मदपुर गांव से दिनेश ने जो वीरता का ये एक इस तरह का एक किस्सा लिखने का काम किया, इतिहास में तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जब वहां पे गए थे दौरे पे, तो वो ये भी घोषणा करके आए कि मोहम्मदपुर गांव का नाम अब दिनेशपुर होगा। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज एक ऐसा समय है हमारे देश के अंदर, ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारे देश को दुश्मनी देश का जवाब देना पड़ा, उनकी हरकत का जवाब देना पड़ा। और 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक बात लाल किले से कही थी कि ना आंख झुका के बात करेंगे, ना आंख उठा के बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। और ऐसा ही किया। जब पाकिस्तान ने कायराना हरकत की पहलगाम में, तो उसका जवाब भारत सरकार ने आंख में आंख डाल के किया। और उसका वैसे जवाब दिया कि जो भी लोग इसके लिए जिम्मेदार थे, उनका जवाब हिसाब भारत सरकार ने, भारत के शूरवीरों ने, भारत की सीमा पे हमारी सेनाओं ने लेने का काम किया। की बात आती है, सम्मान की बात आती है, सेना की बात आती है, तो हमारे प्रदेश की बात आती है, हरियाणा की बात आती है। क्योंकि हरियाणा में हर 10वें घर से एक आदमी फौज के अंदर है। चाहे खेल की बात हो, चाहे सेना की बात हो, सीमा सुरक्षा की बात हो, हमेशा हरियाणा के लोगों ने बढ़ चढ़ के सीमा सुरक्षा की और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का काम किया है। मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो हाल ही में पिछले महीने एक भव्य कार्यक्रम भगवान परशुराम जी का हमने पंचकुला में मनाने का काम किया, उनके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, उसमें आप सबका सहयोग था, आशीर्वाद था, बड़े बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, बच्चों का, आप सबका। और आप सबके आशीर्वाद के साथ हमने बड़े धूमधाम से वो कार्यक्रम मनाने का काम किया और बहुत सफल कार्यक्रम का आयोजन हुआ, क्योंकि आप सबका आशीर्वाद था, साथ था, स्नेह था, प्रेम। जो भी बातें हैं भगवान का प्रचार करना, प्रसार करना, उनकी बात की पैरोकारी करना, ब्राह्मण कुल में ज्यादा पैदा होने के नाते ये हमारा दायित्व बनता है, हमारा अधिकार भी बनता है, हमारी ड्यूटी भी बनती है। और ऐसे समय पर जब हमारे देश में एक संकट की घड़ी आई, तो भगवान परशुराम जी का अनुसरण करना तो और अनिवार्य हो जाता है कि जहां जहां धर्म की बात आती है, जहां जहां पाप की बात आती है, वहां वहां भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है। जब अति होती है
वहां भगवान परशुराम जी का फरसा चलता है। तो उनसे प्रेरणा लेते हुए मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से भगवान परशुराम जी ने पापियों का, अधर्मियों का नाश किया, उसी तरीके से हमारे सेना बलों ने पापियों का और धर्मियों का नाश करने का काम किया ऑपरेशन सिंदूर के नाते से। जो भी विषय मेरे संज्ञान में आज लाए गए हैं, 6 गांवों द्वारा जो भी बात मेरे सामने रखी गई है, चाहे उसका ऐतिहासिक महत्व हो जैसे सियाराम शास्त्री जी ने बताया और मुझसे पहले वक्ताओं ने बताया, मैं आपको आश्वस्त करके जाता हूं इस मंच से कि जितनी ताकत भगवान परशुराम जी ने दी है उससे बढ़ चढ़कर आपकी मदद करूंगा, 6 गांव की मदद करूंगा और आपकी सारी डिमांडों के लिए प्रयास करूंगा। मैं आज ही मिलने वाला हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं आज ही आपकी बात रखूंगा उनके सामने। लेकिन मैं एक बात और करना चाहता हूं कि हम जब समाज की बात करते हैं तो सरकार तो अपना काम करेगी, लेकिन हमें भी सचेत होकर अपना काम करने की जरूरत है। हमें सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, पूरे समाज को इकट्ठा करने की जरूरत है, एकत्रित होकर चलने की जरूरत है। क्योंकि जब हम एकत्रित होंगे, हम एक होंगे, तो हमारी आवाज बुलंद होगी। और पंडित विनोद शर्मा जी ने एक चीज करके दिखाई है, उन्होंने करके दिखाया है, कह के दिखाया है कि जो आप ठान लें, जिस बात का दृढ़ निश्चय कर लें, फैसला कर लें कि ये काम अब करना है, तो कोई ताकत नहीं है वो आपको रोक सकती है। इसमें किसी पद की दरकार नहीं है, किसी चीज की नहीं है। मैं सांसद के हिसाब से ये बात नहीं बोल रहा हूं, मैं एक सांसद की हैसियत से, नाते से आपके बीच में नहीं आया हूं। मैं आपके बीच में आप ही का भाई, बेटा, उसके हिसाब से आपके बीच में आया हूं, आप में से ही एक हूं। और यही बोलना चाहता हूं कि आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद बना रहे, बस इसी की कामना है। बाकी भगवान परशुराम जी ने सामर्थ्य बनाया है, किसी चीज की कमी नहीं है। जिस लक्ष्य को लेके चलेंगे उसको पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। जो बात हमारे बड़े हरिराम दीक्षित जी ने कही अभी मंच से, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि इस विषय में मेरी बात मुख्यमंत्री जी से हो चुकी है। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि उसको हम स्टडी कर रहे हैं और उसको लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इस विषय के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इतनी आसानी से हमें अपना हक नहीं मिल जाएगा। ईपीबीजी की लड़ाई भी लड़नी पड़ी, पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ने का काम किया, सियाराम शास्त्री, हरिराम दीक्षित जी ने उस लड़ाई का नेतृत्व करने का काम किया और बाबू जी ने, पंडित विनोद शर्मा जी ने उसको सिरे चढ़ाने का काम किया। आपको आश्वस्त करता हूं कि जो संभव कोशिश होगी, जो जिस भी तरीके से प्रयास कर सकेंगे केंद्र लेवल पर या राज्य स्तर पर, मैं प्रयासरत रहूंगा आप सबके आशीर्वाद के साथ कि हम वो चीजें कर सके जो खासकर विशेष तौर पर समाज के अंदर भी जो गरीब तबका है, उनकी जो डिमांड है, उनकी जो जरूरतें हैं, उनके ऊपर हम फोकस कर सके। अभी मुझसे पहले प्रमोद कौशिक जी ने कहा, अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया, लेकिन मैं इस बात को मानता हूं और खासकर अपने युवा पीढ़ी से, अपने भाइयों साथियों से निवेदन करता हूं कि हम भगवान परशुराम जी की और अनेकों महानुभाव की अपनी मूर्तियां लगाते हैं, लेकिन उनका आदर सत्कार उस तरह नहीं करते जैसे होना चाहिए। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, खासकर अपनी युवा पीढ़ी से, कि हमारे बूढ़े बुजुर्गों ने तो अपना काम किया है, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाने का काम किया है, लेकिन अब जो युवा पीढ़ी है उनको दायित्व लेना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए नहीं हम ये मूर्तियां लगाते भगवान की कि उनपे उसका अनादर हो सके, उसपे कौवे बिठ करें, या फिर संकल्प लेके जाता हूं। और आप लोग भी, मेरे जितना युवा साथी यहाँ पर खड़े हैं, आप लोग भी इस बात का संकल्प लें कि हफ्ते में एक दिन हम अपने समाज के बड़े बुजुर्गों के लिए समय निकालने का काम करें, ताकि हम उनका निरादर ना हो सके, अनादर ना हो सके।
दूसरी बात, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चे को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे ताकि जो हक की नौकरी है वो जरूर मिल सके, जैसे पंडित विनोद शर्मा जी ने दिलाने का काम किया। लेकिन फिर भी हमें व्यवस्था को परिवर्तित करना है ताकि हम जो हमारे नौजवान भाई साथी हैं उनके लिए नौकरियों का और इंतजाम कर सके और ऐसी परिस्थितियां पैदा कर सके कि उनको भी नौकरियों के अवसर मिल सके। और इसके लिए पिछले महीने घोषणा की थी कि हर धर्मशाला के अंदर अगर एक कमरा मुहैया कराया जाएगा तो वहां कोचिंग सेंटर क्लासेस की शुरुआत की जाएगी वर्चुअल के द्वारा, ताकि हमारे बच्चों को बड़े शहरों में ना जाना पड़े, उनको कोचिंग यूपीएससी की, एचसीएस की, अन्य प्रकार की कोचिंग वहीं पर अपने गांव में, वहीं पर धर्मशाला के अंदर ही मिल सके जहां पर भी धर्मशाला स्थित है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हमारे अध्यक्ष आए हैं, जितने भी हमारे अलग अलग धर्मशालाओं से लोग आए हैं, जो भी हमारे जिले से और हल्के से धर्मशाला इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहे, कृपया करके हमें बताएं ताकि वहां पर कोचिंग सेंटर की व्यवस्था काम कराने का शुरू किया जा सके, ताकि अगले 2 महीने में कार्यक्रम की शुरुआत हो सके। सोनू शर्मा जी और आए हैं, कुछ कहने आए हैं, जरूर कहिए अपनी बात। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गौशाला में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर तूड़ी की समस्या है, तूड़ी रखने की, तो मैं मंच से अपनी सांसद निधि से आपको जगह भी दिलवाऊंगा। सांसद निधि से जगह तो नहीं मिलेगी, लेकिन जगह दिलवाऊंगा और बनवाने का काम सांसद निधि से करूंगा। और बताओ, और कोई विषय में बताओ। बाकी जो भी बातें आपने कही हैं, आपने जो चिट्ठी दी है मेरे को, मैं बिंदुवार तरीके से सारी की सारी सरकार के सामने, मुख्यमंत्री के सामने रखने का काम करूंगा। उम्मीद करता हूं कि जैसे उन्होंने हमें कभी निराश नहीं किया, क्योंकि एक यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, एक साधारण परिवार से आए हुए, एक किसान परिवार से आए हुए मुख्यमंत्री हैं, जो आम आदमी की चिंता करते हैं, समझते हैं कि क्या दिक्कत है, समस्याएं है एक आम व्यक्ति की, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो आपकी बात, इस इलाके की बात भी समझेंगे और जरूर उसका निवारण करेंगे। थैंक यू सर। करूंगा बात सर आज गांव में पहुंचे, यहाँ पर कड़वा गांव के अंदर कार्यक्रम। आज मेरा पहली बार आने का सौभाग्य था, लेकिन बहुत ही हर्ष और उल्लास से लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया, बड़े बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, युवा साथियों ने। ऐसा लगा ही नहीं कि मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शहीदों के सम्मान में था और किस तरीके से हमारे शहीद हमारे देश के लिए अपनी जान निछावर करते हैं, उनको हम याद रखें, उनके प्रति हम किस तरीके से संवेदनशील हो सकें। और समाज, सरकारें तो अपना काम करती हैं, पर समाज क्या कर सकता है उनके लिए, ये चीज़ मैंने आज अपने उद्बोधन में कही। और मैं चाहता हूँ कि आपके माध्यम से भी ये बात लोगों तक पहुँचे कि हम सबका दायित्व बनता है हमारे शहीदों के प्रति, जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी देश के लिए, कि हम उनके लिए उनकी चिंता कर सकें, उनके परिवार की देखभाल कर सकें, उनके लिए हमेशा संवेदनशील रहें। ये सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, हमारा काम है। तो अहमदाबाद के अंदर जो प्लान करे सो देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है जिसमें इतने लोगों ने अपनी जान खोई है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवारजनों को सबसे ज़्यादा, कि उनको ऐसी मुश्किल की घड़ी में
ये दुख की घड़ी में दुख को सामना करने की हिम्मत दे, ताकत दे, मैं ऐसी बात है। काफ़ी सारे मांगे रखी है ग्रामीण दौरानी काला गौशाला में आपकी कई समस्याएं रखी गई हैं, कब तक इन्हें समाधान करने का प्रयास रहेगा? देखिए, जो तो मेरे हाथ में थी तो मैं तो कर गया। मैं तो जैसे ज़मीन थी और एक कमरे की डिमांड थी तो मैं कह गया हूँ, मैं अपनी सांसद निधि से अभी सैंक्शन कर दूँ। बाकी विषय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूँगा और उम्मीद करता हूँ जल्दी। सांसद जी, EWS में वर्गीकरण की मांग समाज ने रखी है, क्या इसको? देखिए, इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं और लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और जब लीगल ओपिनियन आ जाएगा तो उसका कांग्रेस अपना संगठन बनाने लग रही है, क्या मानते हो? कांग्रेस अपना संगठन बनाने लग रही है, क्या मानते हो? बदलाव उनका आंतरिक विषय है, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। बस ये कह सकता हूँ कि 11 साल में हम तीसरी बार सरकार बना चुके हैं और संगठन नहीं बना। थैंक यू सर।